तेज बारिश लगातार पड़ रही थी। बूंदें इतनी मोटी थीं कि नीले आसमान पर मानो किसी ने काले पर्दे डाल दिए हों। दोपहर से ही बादल उमड़ आए थे और अब शाम ढलने तक पूरा गांव पानी में डूबता सा लग रहा था। अर्जुन, गांव का एक किशोर लड़का, मिट्टी से सने कपड़े पहने काफी देर से खेत में झुका हुआ काम कर रहा था। उसे आज देर तक रुकना ही था। धान खड़े थे और इस बारिश में अगर देर हुई तो आधी फसल खराब हो जाती। उसके घर में कोई और इतनी मेहनत नहीं कर सकता था, इसलिए जिम्मेदारी उसी की थी। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर लगातार पड़ रही थी, पर वो काम करता रहा, क्योंकि रुकने का इनाम सिर्फ नुकसान था। कुछ देर बाद जब मिट्टी उसके पैरों से चिपकने लगी और पानी कमर तक भरने लगा, वो मजबूर होकर रुक गया। उसने खेत की तरफ आखिरी बार देखा, फिर लंबी सांस ली और घर की तरफ चल दिया। सामान्य रास्ता तालाबों में डूबा हुआ था, इसलिए उसे पुरानी चक्की घर वाली गली से गुजरना पड़ा। गली सुनसान थी, कीचड़ में उसके कदम डूब रहे थे और हवा में मिट्टी की गंध के साथ कुछ अजीब सा ठंडा झोंका महसूस हो रहा था। अचानक उसकी आंखें भड़कीं और तभी उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर किसी ने धीरे धीरे उसके कंधे को छुआ, जिसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। अर्जुन की सांसें रुक गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद जब उसने हिम्मत करके आंखें खोली, डर के मारे अर्जुन ने पीछे मुड़े बिना दौड़ना शुरू किया। अर्जुन तेजी से भागा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन के बाद गांव के लोग कहते हैं कि अगर बारिश में तुम्हें पुरानी चक्की घर वाली गली से गुजरना पड़े तो पीछे मत देखना, नहीं तो वहां जो भी है वो तुम्हें देख रहा होगा। कहते हैं ना, डर की शुरुआत अक्सर उस जगह से होती है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर समझना कभी पसंद नहीं करते। और जिस गांव की बात मैं आज कर रहा हूं, वहां एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी सच्चाई आज तक कोई निकाल नहीं पाया, पर उसकी छाया आज भी गांव वालों के दिल में जमी हुई है। क्योंकि वहां एक ऐसी जगह थी जहां जाने की हिम्मत ज्यादातर लोग नहीं करते थे। वो जगह थी पुरानी चक्की वाली गली। एक तंग कीचड़ भरी हमेशा सन्नाटे में डूबी गली, जिसके अंत में खड़ा था एक पुराना चक्की घर, जिसे गांव वाले बस दूर से देखते थे, क्योंकि सालों से वो बंद पड़ा था। गांव बड़ा नहीं था, 100-150 घर, बीच में एक चौपाल, थोड़ा आगे पुराना सरकारी स्कूल, जहां बच्चे सुबह से शाम तक दौड़ते भागते रहते। साधारण लोग, साधारण जिंदगी। लेकिन इस साधारण जीवन में एक चीज बहुत असाधारण थी, वो पुराना चक्की घर। कभी ये जगह गांव का सबसे व्यस्त कोना हुआ करता था। लोग अपना गेहूं, चना, दाल सब कुछ यहीं पिसवाते। उस चक्की घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था और उसके साथ उसकी जवान बेटी। बूढ़ा आदमी कम बोलने वाला था, पर उसकी बेटी लगभग 20-25 साल की, साफ आंखों वाली, शांत चेहरे वाली, गांव की सबसे मेहनती लड़कियों में से एक थी। गांव वाले उसे प्यार से सोनाली कहते थे। सोनाली का स्वभाव बिल्कुल सीधा था। वो किसी से बहस नहीं करती, किसी से उलझती नहीं। सुबह सुबह दरवाजा खोलती, तेल से बाल बांधती, हाथ पैर धोकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ चक्की चलाना शुरू कर देती। बूढ़ा आदमी बीमार रहता था और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई। घर चलाने की जिम्मेदारी सोनल पर ही थी। फिर एक दिन बूढ़ा आदमी चल बसा। लोगों ने सोचा अब चक्की घर बंद हो जाएगा, पर सोनाली ने किसी की ओर देखा तक नहीं। वो बस चुपचाप पहले की तरह चक्की चलाती रही, पर गांव वाले कहते थे उसकी आंखों में अब एक अजीब सी गहराई थी, एक अजीब सी चुप्पी, जैसे किसी ने उसके अंदर से आवाजें निकालकर ले ली हों। फिर भी काम पर उसका असर नहीं पड़ा। सोनाली दिन भर चक्की चलाती, शाम को दरवाजा बंद करती और बिना कुछ बोले घर चली जाती। लेकिन फिर वो हुआ जो आज तक कोई नहीं भूला। उस शाम चक्की की आवाज हमेशा से ज्यादा तेज सुनाई दी। किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, सोचा सोनाली देर तक काम कर रही होगी, पर रात गहराती गई और चक्की बंद नहीं हुई। आधी रात बीत गई, फिर सुबह हो गई, फिर भी चक्की लगातार घूमती रही। सोनाली कहीं नहीं दिखी। लोगों ने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, दहलीज से झांका।
अंदर सिर्फ चक्की घूम रही थी। बिना किसी इंसान के हाथ लगाए कमरे के अंदर हल्की सी नम ठंडी धूल तैर रही थी। दूसरा दिन भी बीत गया और चक्की उसी रफ्तार से लगातार चलती रही। अब गांव वाले को अजीब लगने लगा। ये कैसे हो सकता है? सोनाली कहां गई? किसने चक्की चालू की? लोगों में खुसर फुसर बढ़ने लगी। कुछ ने कहा सोनल भाग गई होगी, कुछ बोले उस पर कोई साया था, और कुछ बूढ़े की मौत के बाद से ही सब ठीक नहीं था। आखिरकार गांव के कुछ मर्दों ने हिम्मत की और चक्की घर का दरवाजा जोर से धक्का मारकर तोड़ दिया। अंदर सोनाली नहीं थी, बस एक कोने में उसका दुपट्टा पड़ा हुआ था। चक्की अपनी पूरी ताकत से घूम रही थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। सन्नाटा इतना भारी था कि लोगों को अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। सोनाली का कोई निशान नहीं, कोई खून नहीं, कोई संघर्ष नहीं। वो बस गायब थी। कोई नहीं जान पाया कि वो कहां गई। उस हादसे के बाद कुछ दिन तक गांव में हलचल थी, पर धीरे धीरे सब कुछ फिर सामान्य होने लगा। बरसों बीत गए और लोग अपने काम में व्यस्त हो गए। चक्की अब बिल्कुल बंद पड़ी थी, लेकिन गांव वाले जानते थे कि वहां कई अजीब हादसे पहले भी हो चुके थे। किसी ने रात में अजीब आवाजें सुनी थीं। किसी ने कहा था कि चक्की घर के पास पहुंचते ही लगता है पीछे कोई चल रहा है, लेकिन कदमों की आवाज रुकती नहीं है। पीछे मुड़ो तो मिट्टी का रास्ता बिल्कुल खाली मिलता, बस गीली जमीन पर किसी के निशान मिलते। गांव वाले अब उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। फिर गांव में बारिश का मौसम आ गया। लोग खेतों में हल चलाते, बीज बोते और पानी भरे खेतों में काम करते। लेकिन फिर बारिश जोर पकड़ने लगी। सड़कें, गलियां और छोटे रास्ते धीरे धीरे पानी में डूबने लगे। कई रास्तों पर पानी इतना भर गया, गांव वालों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो गया था। उस दिन सुबह का मौसम थोड़ी भारी भरकम बारिश वाला था। दिवाकर, जो गांव में नया स्कूल मास्टर था, आज उसे स्कूल जल्दी पहुंचना था, क्योंकि स्कूल में एग्जाम्स शुरू होने वाले थे। गांव की मुख्य सड़क जो स्कूल तक जाती थी, वहां भी पानी भर गया था। तभी उसकी नजर गई एक अलग रास्ते की ओर, एक छोटा सुनसान रास्ता जहां पानी नहीं भरा था। दिवाकर ने सोचा कि यही रास्ता उसे जल्दी और आसानी से स्कूल पहुंचा देगा। धीरे धीरे साइकिल पर पैडल मारते हुए वो उस गली में आगे बढ़ गया। गलती से दिवाकर चक्की घर वाली गली में मुड़ गया। वो उस गांव में नया था और उसे ये लगता था कि चक्की घर वाली गली बस एक अफवाह है, गांव वाले अंधविश्वासी हैं। इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे धीरे धीरे कीचड़ से भरे रास्ते पर अपनी साइकिल चलते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके सामने पुराना चक्की घर था और दरवाजा आधा खुला था और अंदर से कोई हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई चक्की को चलाने की कोशिश कर रहा हो। दिवाकर रुक गया और वो खुद से बोला कि वो जगह तो सालों से बंद पड़ी थी, अंदर ये आवाज कैसे? दिवाकर धीरे धीरे अंदर झांकने लगा। कमरे के बिल्कुल बीचों बीच पुरानी लकड़ी की पिसाई चक्की धीरे धीरे घूम रही थी। वो 2 कदम अंदर गया। चक्की अब और तेज चल रही थी और उसके नीचे फर्श में एक पतली सी दरार खुली हुई थी, जिससे गर्म हवा नहीं बल्कि ठंडी सांस निकल रही थी, जैसे नीचे कोई जिंदा चीज हो। दिवाकर ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है नीचे? अंदर से कोई हिलने की आवाज आई, धीमी, बहुत धीमी। मुझे बचा लो। फिर अचानक फर्श की दरार के किनारे की मिट्टी अपने आप उठने लगी, ऐसे जैसे किसी ने अंदर से धक्का मारा हो। फर्श धीरे धीरे फूलने लगा और दिवाकर को लगा कि जो भी नीचे है वो बाहर आना चाहता था। दिवाकर ने कभी अपनी दिल की धड़कन इतनी तेज महसूस नहीं की थी और नीचे से आती ठंडी सांस अब और गहरी हो चुकी थी और चक्की अचानक से चलना बंद हो गई थी। कमरे में सन्नाटा हो गया और ऐसा कि अपनी सांस भी भारी लग रही थी। दिवाकर पीछे हटने ही वाला था कि नीचे से किसी नाखून जैसी चीज ने धीरे से करके फर्श को और तोड़ा।
वो आवाज इंसान की नहीं थी, न जानवर की। दिवाकर के आंत कांप रहे थे, आवाज तक नहीं निकल रही थी। फिर वो आवाज दोबारा आई। बहुत देर कर दी। ये आवाज बेहद गहरी थी। दिवाकर ने कांपते हुए पूछा, कौन है नीचे? फिर खामोशी, सिर्फ हवा का एक ठंडा झोंका उसके कान के पास से गुजरा, किसी के फुसफुसाने जैसा। फिर ठक ठक ठक, कोई नीचे से फर्श थपथपा रहा था, जैसे कोई भीतर फंसा हुआ जिंदा इंसान बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दिवाकर ने भागने के लिए दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन तभी चक्की घर का दरवाजा धीरे से अपने आप बंद होने लगा। दिवाकर फंस चुका था। अब रोशनी भी अजीब हो गई थी, धीमी नहीं बल्कि एक एक धड़कन के साथ तेज धड़क रही थी, जैसे कमरे की हवा सांस ले रही हो। और फिर फर्श की मिट्टी बीच से फट गई। दिवाकर डर के मारे घुटनों के बल पीछे सड़क गया और उसने वो पहली चीज देखी जो नीचे से बाहर आई, एक उंगली। पर यह इंसान की उंगली नहीं थी, बहुत लंबी, पतली, पूरी काली, और उसके नाखून ऐसे जैसे किसी ने लोहे की कीलें पिघला कर लगा दी हों। उंगली बाहर आई और फिर पूरा एक हड्डी जैसा हाथ बाहर निकला। कमरा अचानक ठंडा हो गया। दिवाकर की सांस धुएं की तरह बाहर निकल रही थी। हाथ में फर्श पकड़कर जोर से खुद को ऊपर खींचा। दिवाकर ने डर के मारे दरवाजे पर लाते मारने शुरू की। खोलो, कोई है बाहर, खोलो। और तभी उसने वो शब्द सुने जिसने उसके होश उड़ा दिए। मुझको बाहर किसने बुलाया? दिवाकर का गला सूख चुका था। दिवाकर धीरे धीरे दीवार के साथ सड़क कर कोने में घुस गया। उसके कांपते हुए होठों से आवाज मुश्किल से निकली, तू कौन है? उस काली परछाई ने सीधे दिवाकर की तरफ देखा, आंखें बिल्कुल काली लेकिन जिंदा। उसकी आंखों में नफरत नहीं, भूख थी। दिवाकर ने हिम्मत करके चिल्लाया, मदद, कोई है? उस काली परछाई ने अपनी लंबी उंगलियों वाला हाथ उठाया और अपने सीने पर रखा। फिर वो धीरे से बोली, मैं नीचे बंद थी। दिवाकर ने कांपते हुए सिर हिलाया, मैंने नहीं खोला, मैंने नहीं बुलाया। वो आत्मा एक कदम आगे बढ़ी, लकड़ी की फर्श चर्र कर उठी। वो आत्मा बिल्कुल उसके सामने आकर झुकी। उसका मिट्टी से सना चेहरा दिवाकर के गाल से कुछ इंच दूर। फिर उसने टूटे हुए गले से कहा, मुझे वापस जाने से पहले कुछ चाहिए। दिवाकर कांपते हुए फुसफुसाया, क्या? एक इंसान। उसकी आंखों में देखकर साफ लग रहा था वो भूखी नहीं, अधूरी थी, जैसे कुछ बाकी था, जैसे किसी एक इंसान के बिना वो वापस नहीं जा सकती। और तभी बाहर से कोई चिल्लाया, दिवाकर, अंदर है क्या? आत्मा का सिर झटके से उठा। इस बार उसके चेहरे पर साफ गहरा गुस्सा था। पूरी रीढ़ की हड्डी खड़खड़ाकर सीधी हुई। उसकी सांस भारी हो गई। मिट्टी उसके शरीर से भर भर कर झरने लगी। उसने कराहते हुए कहा, वही है। दिवाकर सिहार गया। कौन? आत्मा ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा, जिसने मुझे जमीन में धंसाया था। दिवाकर का दिल एकदम थम गया। फिर बाहर वही आवाज, दिवाकर सुन तो। इस बार आत्मा बुरी तरह गरजी। वो भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। पवन, भाग जा, अंदर मत आ। लेकिन आवाज गले में ही दब गई। दरवाजा आधा खुला। पवन ने झुककर अंदर झांका, अरे अंधेरा क्यों? और उसी पल आत्मा उसकी तरफ पलटी। उसके चेहरे पर गुस्सा था, बहुत खतरनाक। यह गुस्सा अलग था, जैसे किसी बहुत पुराने दर्द को पहचान लिया हो। पवन अंदर कदम रखते ही आत्मा एक झटकों में उस तक पहुंची। उसकी उंगलियां पवन की गर्दन पर झपट पड़ी, सिर्फ 2 उंगलियां, लेकिन पकड़ इतनी ठंडी, इतनी गहरी कि पवन की सांस वहीं अटक गई। वो सुबकते हुए बोला, कौन?
काली आत्मा धीरे धीरे अपना चेहरा उसके बहुत पास ले आई। वो सीधी होकर पवन के कान में फुसफुसाई। पहचान नहीं पाया? पवन की सांस अटक गई। दिवाकर ने देखा पवन का चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे कोई पुरानी भयानक याद अचानक जाग उठी हो। आत्मा की उंगलियां उसकी गर्दन पर और कस गईं। वो धीमे लेकिन बहुत गहरे गुस्से में बोली, तुझे याद है तूने मेरे साथ उस दिन क्या किया था? पवन ने आंसू रोकते हुए सिर हिलाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। परछाई गरजी, एक ऐसी आवाज जो इंसान की नहीं लगती थी। झूठ मत बोल, तू ही था जिसने मेरे साथ गंदा खेल खेला और मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी, फिर मुझे इसी मिट्टी में दबा दिया। दिवाकर के रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई साधारण बदला नहीं था, ये किसी दबे हुए दर्द की चीख थी। पवन ने डर से चीख मारी, नहीं, मैंने नहीं, वो गलती थी। उसने पवन को बिना किसी मेहनत के जमीन पर पटक दिया, जैसे वो इंसान नहीं कोई खिलौना हो। तुमने मेरी जिंदगी और मेरी इज्जत दोनों मिट्टी में दबा दी। अब तू चलेगा उसी अंधेरे में जिस अंधेरे में तूने मुझे फेंका था। पवन तड़पने लगा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। परछाई उसे फर्श की दरार की ओर खींचने लगी। दिवाकर घिसटते हुए चिल्लाया, सोनाली, उसे छोड़ दो। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम अब सोनाली नहीं, मैं बस उसका साया हूं। और इसके बाद वो पवन को अंधेरे में घसीट ले गई। सब्सक्राइब। चक्की घर में सन्नाटा छा गया और दिवाकर दीवार से टिककर बैठा रहा, कांपता हुआ, टूटा हुआ और एक सच से जूझता हुआ कि सोनाली सिर्फ मरी नहीं थी, उसके दर्द ने उसे खुद एक दर्द बना दिया था।